गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल आज तक आप इस टॉपिक के बारे में आपने कभी 6, 7, 8 किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा है। तो हमें इस टॉपिक को ज़्यादा सीरियसली और सही तरह से समझना होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले हम समझेंगे त्रिभुजों के बारे में। ये जो प्रश्नावली है ये हमारी आधारित होगी त्रिभुज के ऊपर। क्लियर? त्रिभुज के बारे में हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज हमने पढ़ा है भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार मिलते हैं हमें 3। पहला मिलता है समबाहु त्रिभुज। आपने पढ़ा है आप बहुत आसानी से कि ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा हम पढ़ते हैं उसमें विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमने 3 त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था, क्योंकि त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण वाला। तो 3 कोण वाला हमें त्रिभुजों को समझना होगा। पहले 3 त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। दूसरा प्रकार जो था वो हमने पढ़ा था कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के वही सेम 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है बाकी शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा हमारा आता है न्यून कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण या प्रत्येक कोण न्यून कोण होते हैं उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इन 6 प्रकार हमारे त्रिभुजों के पढ़े हैं। उनमें से जो त्रिकोणमिति आती है विशेष त्रिभुज के लिए हम पढ़ेंगे वो होती है किस त्रिभुज के ऊपर? समकोण त्रिभुज के ऊपर। विशेष कोण त्रिभुज जो मैंने नाम बताया समकोण त्रिभुज, उस पर हमारी त्रिकोणमिति आधारित होती है। क्लियर? यहाँ तक हमने पढ़ा था अब तक की छोटी क्लासेस में। अब जो हम नेक्स्ट आगे जो पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं अलग से कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। थोड़ा इस पर अच्छे से पढ़ते हैं खुलकर। समकोण त्रिभुज हम पहले से भी जान चुके हैं क्या होता है समकोण त्रिभुज। सभी को परिभाषा याद होगी, छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, एक कोण समकोण होता है तथा शेष कोण न्यून कोण होते हैं। शेष कितने बच गए? 2 कोण। तो वो दोनों कोण कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर हो पा रही है मेरी परिभाषा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? हमने पहले भी पढ़ी है समकोण त्रिभुज के बारे में कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से पढ़ा है अब तक हमने कि ये वाला कोण एक इसमें से हमने समकोण ले लिया, 2 शेष जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। क्लियर? ये तो हो समकोण त्रिभुज की परिभाषा कोणों के आधार पर। लेकिन अब हमने देखा जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। तो मैंने यहाँ पर वर्ड लिया था त्रिकोण मतलब त्रिभुज, मिति मतलब भुजाएं।
और तीसरा वर्ड है अनुपात, यानी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें भी त्रिभुज कौन होगा, विशेष त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो हम एक चीज़ जानते हैं जो अब तक हमने नहीं जाना, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत हमें पता है कि किसी त्रिभुज को अगर हमने इसको नाम दिया ए बी सी, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है इसको नाम दिया जाता है समकोण त्रिभुज में क्या, कर्ण नाम दिया जाता है। उसके बाद में शेष जो दो भुजाएं बचती है उनमें से एक भुजा लंब होती है और एक भुजा आधार होती है। अब तक हम नॉर्मली बताते थे कि जो खड़ी हुई भुजा होती है वो लंब होती है और जो ऐसे भुजा होती है बेस जो ज़मीन के समांतर होती है, क्षैतिज के समांतर होती है, उसे आधार कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे तो ये लंब और आधार एक दूसरे में बदलते रहते हैं। किसके आधार पर वो बदलते हैं, इस न्यून कोण के आधार पर। जब एक विशेष कोण, इस कोण की बात की जाए, न्यून कोण को हम अगर थीटा से दर्शाते, ये निशान जो मैं बना रहा हूँ तो थीटा का निशान है। इस थीटा के लिए अगर बात की जाएगी तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगी। क्लियर। अगर इसी त्रिभुज को मैं फिर से बना रहा हूँ इस प्रकार से, वही सेम नाम है ए बी सी, जिसमें ये समकोण त्रिभुज ही था, ये कर्ण था। अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ना चाहेंगे इस कोण के लिए तो इसके सामने वाली भुजा अब ये लंब का काम करेगी और ये वाली भुजा आधार बन जाएगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना। सभी बच्चे इसी में गलती करेंगे आने वाले टाइम में। कोण, न्यून कोण के आधार पर लंब और आधार डिसाइड किए जाते हैं, ना कि अपनी मर्जी से। ये आपका न्यून कोण है। कोण सी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे सम्मुख भुजा जो होगी वो लंब होगी, उससे तीसरी भुजा वो होगी वो आधार होगी। अगर कोण ए के लिए बात की जा रही है, ए मीन्स दूसरे कोण के लिए बात की जा रही है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये वाली भुजा आधार होगी। क्लियर। तो त्रिभुज की हमें तीन चीज़ें पता लगी। त्रिभुज की तीन भुजाओं के तीन नाम होते हैं। एक भुजा को दिया जाता है लंब नाम, एक भुजा को नाम दिया गया आधार और एक भुजा को नाम दिया गया कर्ण। ठीक है, ये क्लियर हो पा रहा है सबको। इससे आगे हम बढ़ते हैं कि लंब, आधार और कर्ण। अब इस लंब और आधार और कर्ण इन तीनों भुजाओं में जो अनुपात होता है उन संबंधों को ही क्या नाम दिया गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम समझते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हैं, जो कि आज हमें बार बार सुनने को मिल रहे हैं, जो आज तक हमने सुने नहीं है छोटी क्लासों में। तो मैं आपको बता रहा हूँ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, जिनमें से एक भुजा लंब होती है, एक भुजा आधार होती है और एक भुजा कर्ण होती है, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों में परस्पर जो संबंध होता है उनके अनुपात को ही क्या नाम दिया जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला जो अनुपात हमें मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है, अगर हम लंब और कर्ण का अनुपात निकालते हैं तो एक अनुपात हमारे सामने तैयार होता है। दूसरा हम अनुपात निकालते हैं आधार और कर्ण का, तो हमें दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात तैयार मिलता है। तीसरा जो अनुपात होता है वो लंब और आधार का अनुपात निकालने पर मिलता है। चौथा जो अनुपात है वो आधार और लंब का अनुपात निकालने पर मिलता है। इसी तरह से पांचवा जो अनुपात है वो हमें कर्ण और आधार का अनुपात निकालने पर मिलता है और छठा जो अनुपात है वो हमें कर्ण बटे लंब का अनुपात निकालने पर मिलता है। इस प्रकार से इन तीनों भुजाओं में जो संबंध बनते हैं अनुपातिक रूप से वो 6 संबंध बनते हैं और इन 6 संबंधों को एक एक नाम दिया गया, कोडिंग लैंग्वेज में नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया साइन। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या पढ़ेंगे हम, साइन। और किसी विशेष कोण के लिए पढ़ रहे हैं, जिस कोण के लिए पढ़ रहे हैं उस कोण का यहाँ पर नाम लिख दिया जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा है थीटा। अगर ए के लिए बात की गई तो होगा साइन ए, कोण बी के लिए बात हुई तो साइन बी, सी के लिए बात होगी तो साइन सी। जो भी नाम होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, पी होगा तो पी लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो आधार और कर्ण का जो अनुपात है उसे हम नाम देते हैं कोस थीटा। लंब और आधार का जो अनुपात है उसे नाम दिया जाता है टेन थीटा। उसके बाद आधार और लंब का जो अनुपात है उसे नाम दिया जाता है कोट थीटा।
कर्ण और आधार का जो अनुपात है उसे नाम दिया जाता है सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब का जो अनुपात है उसे नाम दिया जाता है कोसेक थीटा। तो इस तरह से हमारे त्रिकोणमिति के कितने अनुपात बनते हैं? वो बनते हैं 6। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऊपर पूरी प्रश्नावली होती जिसका नाम होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके लिए हमें ये प्रश्नावली 14 पढ़नी है। मैं समझा पा रहा हूँ? सबसे बड़ी चीज़ आपको यही याद रखना है कि ये जो सीरियल मैंने आपको दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वो यही सीरियल आपको याद रखना है। मीन्स आपको उंगलियों पर इस तरह से ये नाम याद होने चाहिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेट, कोसेट। ये सीरीज आपको नहीं बिगाड़नी है। ये नहीं कि अभी साइन बोल रहा है, कोई कोसेट बोल रहा है, फिर टेन बोल रहा है, फिर सेट बोल रहा है, फिर कोस बोल रहा है, फिर कोट बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सीरीज स्पेशली याद रखनी है। फर्स्ट नंबर पर साइन, सेकंड पर कोस, थर्ड पर टेन, फोर्थ पर कोट, फिफ्थ पर सेट और सिक्स्थ पर कोसेट। क्लियर? तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जो हम पढ़ते हैं उससे पहले हम एक प्रमेय है, उस प्रमेय को भी अच्छे से जानते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट ने जिसका डेवलपमेंट किया था वो समकोण त्रिभुज की ही प्रमेय, जो कि हमारे इस प्रश्न को बहुत आसानी से हमें याद दिलाएगी, याद रखना है कि ये हमने त्रिभुज नाम दिया ABC। इसमें हमने एक विशेष इसको कर्ण माना है, समकोण के सामने वाली भुजा है। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये हमारा लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है? तो इसके लिए हमने कर्ण, लंब और आधार हम इसको थीटा पहले डिसाइड किया, उसके आधार पर हमने लंब नाम दिया। अगर हम इसको थीटा डिसाइड करते तो हमारा लंब ये हो जाता, आधार ये हो जाता। तो इसके लिए एक प्रमेय है जिसको हम नाम देते हैं, यहाँ नाम दिया गया है बोधायन प्रमेय, या इसका दूसरा नाम भी है पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है? उस प्रमेय को हमें समझना है। प्रमेय कहती है कि किसी समान समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग या समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, तो समकोण के सामने वाली भुजा को हमने क्या नाम दिया? कर्ण। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, बोधायन प्रमेय या समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस प्रमेय है क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मीन्स अन्य 2 भुजाएं कौन बची? लंब और आधार। इस प्रमेय को हम शॉर्ट रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रमेय को हम क्या नाम दे रहे हैं? बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, हम इस नाम से इसको जानते हैं। बोधायन जी ने इस प्रमेय को कुछ अलग तरह से डिफाइन किया था कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, जो कि इसी प्रमेय का दूसरा रूप है। पाइथागोरस प्रमेय में ये कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज का जो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है उसका वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हम इसको क्लियर अच्छे से कर पा रहे हैं। एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे हम याद कर सकते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से हमें याद रहें, हम गलती ना करें। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है LAL KKA, जिसको हम लिखते हैं लाल बटे कट्टा के रूप में पढ़ते हैं। L लिया गया है लंब से, आधार लिया गया है A से, कर्ण लिया गया है K से, K लिया गया कर्ण से। तो इनके रूप में हम त्रिकोणमितीय 6 अनुपातों को याद रख सकते हैं। पहले ये वाला हमें अनुपात इधर से पढ़ना है, इसको हम पढ़ेंगे साइन, इसको हम पढ़ेंगे कोस,
इसको हम पढ़ेंगे tan। तो इस तरह से हमें ट्रिक के रूप में याद हो जाएगा, साइन थीटा होता है L लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। इसको हम शॉर्ट में याद रखेंगे लाल बटे कट्टा। ये हमें फॉर्मूलों को याद रखने में ध्यान दिलाएगा। उसके बाद इधर की तरफ से आपको पढ़ना है, फिर आएगा आपको tan के बाद नंबर आता है cot, फिर होता है sec और फिर होता है आपका cosec। इस ट्रिक से हम सभी फॉर्मूले याद रख सकते हैं। इधर से कोट पढ़ेंगे तो कोट ऐसे पढ़ना है, मीन्स आधार बटे लंब हो जाएगा, सेक कर्ण बटे आधार हो जाएगा और कोसेक कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इस ट्रिक से भी हम इसको याद रख सकते हैं। इसी प्रकार इस प्रमेय को भी हम शॉर्ट में k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर भी याद रख लेते हैं। क्लियर? लाल बटे कट्टा फिर से समझा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट ये कहीं यूज इसलिए ट्रिक याद रखने के लिए, केवल L बटे के लंब बटे कर्ण होता है पहला हमारा साइन, A बटे के आधार बटे कर्ण होता है कोस, L बटे A लंब बटे आधार होता है tan, इसी तरह आधार बटे लंब कोट, कर्ण बटे आधार सेक और कर्ण बटे लंब होता है कोसेक। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात की 6 तो त्रिकोणमितीय अनुपात थे और एक प्रमेय थी जिसके आधार पर हम सवालों को करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात सभी को क्लियर हो पाएगी क्या होते हैं। फिर हमें इनके ऊपर सवालों को करना है। सवाल करने के बाद में आगे जो बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक आता है हमारा इसी एक्सरसाइज का, वो टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएँ। क्या टॉपिक है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएँ। ये सर्वसमीकरणाएँ क्या होती है? एक हमने पढ़ा था समीकरण, तो समीकरण को हमें हल करना होता है या हल दी हुई होती है, उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है। इसी तरह से सर्वसमीकरण होती है ऐसी समीकरण जो पहले से ही सिद्ध हैं, जिनको हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही साइंटिस्टों ने काफ़ी सारा चेक करने के बाद पहले से सिद्ध कर लिया, तो क्या बन जाती है? सर्वसमीकरण जो हर जगह पर मान्य होती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय, तो वो प्रमेय हम पहले से ही प्रूव की जा चुकी है, उसको हम बार बार करके देखेंगे तो भी आंसर सही मिलेगा। क्यों? इसलिए उसको भी प्रमेय या सर्वसमीकरण दिया जाता है। इसी तरह अब हम त्रिकोणमिति की पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण कौन कौन सी होती है, हमें उनको जानना है। ये बनती कैसे हैं? तो पहली सर्वसमीकरण के बारे में व्युत्पत्ति करेंगे। वो पहली सर्वसमीकरण की व्युत्पत्ति होती है पाइथागोरस प्रमेय से। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? अभी हमने शॉर्ट रूप में लिखा था, वो थी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पढ़ करके आए थे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं आगे। अगर इस सर्वसमीकरण में हम मान लेते हैं कि कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया जाए, पूरी सर्वसमीकरण में तीसरा भाग दे देते हैं कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, ये केवल मैं सर्वसमीकरणों को ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूँ, का भाग देने पर तो देते हैं के स्क्वायर में भाग दिया हमने के स्क्वायर का, एल स्क्वायर में भाग दिया हमने के स्क्वायर का और ए स्क्वायर में हमने भाग दिया के स्क्वायर का। ठीक है, तो हमने देखा कि के स्क्वायर से के स्क्वायर कटकर हमें मिलेगा 1 और एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर या कहें एल बटे के का होल स्क्वायर, तो लंब बटे कर्ण क्या बन जाता है हमारा? साइन। तो उसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर में है तो। प्लस इसी तरह आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर बनेगा, तो आधार बटे कर्ण होता है हमारा कोस, तो वो बन जाता है कोस स्क्वायर। तो पहली सर्वसमीकरण की व्युत्पत्ति इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से हो जाती है हमारी। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में पहली सर्वसमीकरण क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार दूसरी सर्वसमीकरण की हमें व्युत्पत्ति करनी है, तो फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय की ओर चलते हैं। के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यदि सर्वसमीकरण में एल स्क्वायर का भाग दे दिया जाए, एल स्क्वायर का भाग देने पर हम ए स्क्वायर का भाग देते हैं, तो क्या बनेगा?
के स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। तो हमने देखा कि कर्ण बटे आधार जब आप जाओगे लाल बटे कट्टा से तो आपको मिल जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार आपका होता है टेन थीटा, तो ये बन जाता है टेन स्क्वायर थीटा और आधार से आधार कट के क्या मिलता है 1। तो हमें इस तरह से दूसरी सर्वसमीकरण मिलती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप तीसरी सर्वसमीकरण भी याद कर सकते हैं। तीसरी सर्वसमीकरण कैसे मिलेगी, फिर से हम लिखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी हम भाग दे लेते हैं इसमें एल स्क्वायर का भाग देने पर, तो एल स्क्वायर का जब भाग दिया गया तो कर्ण बटे लंब का स्क्वायर हुआ बराबर एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर हुआ प्लस आधार स्क्वायर बटे एल स्क्वायर हुआ। तो हमने देखा कि कर्ण बटे लंब जो होता है वो हमारा कोसेक होता है, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ प्लस लंब बराबर एल बटे एल से कट के 1 बना प्लस में आधार बटे लंब जो होता है वो हमारा कोट होता है। तो हमें तीसरी सर्वसमीकरण मिल जाती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस तरह से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें 3 मुख्य सर्वसमीकरणें हैं। पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इनकी सबकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो हुई है पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस प्रकार से हम इनकी व्युत्पत्ति करना भी देख सकते हैं कैसे हमने उत्पन्न किया है। वैसे इनको बेसिकली हमें याद रखना है। मुख्य 3 सर्वसमीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? तो इस तरह से हम समझा पाए त्रिकोणमितीय अनुपात को। आज हमने समझा है त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे लिए नया टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात वो जानना है, साथ ही साथ हमें जानना है इसी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को। तो इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से हम 3 सर्वसमीकरण हमने जानी हैं। इनसे आगे हम 2 सर्वसमीकरणों की उत्पत्ति और कर सकते हैं। वो इन्हीं का ही दूसरा रूप होगा। वो किस तरह से आप कर सकते हो तो समझते हैं। पहली सर्वसमीकरण हमने पढ़ी थी, उसको मैं सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ। पहली सर्वसमीकरण हमने पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीकरण जो हमने पढ़ी अभी वो पढ़ी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी जो सर्वसमीकरण हमने पढ़ी वो पढ़ी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनसे हम 2 सर्वसमीकरणों की व्युत्पत्ति और करेंगे। इन्हीं का ही दूसरा रूप होगा। किस प्रकार से वो व्युत्पत्ति होती है वो हम देखते हैं। देखो हमने क्या किया, एक बार साइन को इधर रखा और कोस स्क्वायर का कर दिया पक्षांतरण। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखते हैं, तो हमें कोस स्क्वायर जब उधर जाएगा तो बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर चला गया उधर। अब कोस स्क्वायर को जब इधर रखेंगे तो साइन स्क्वायर उधर जाएगा, तो बन जाता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसी सर्वसमीकरण के 2 सब्स्टिट्यूट या 2 समीकरण और बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जब हम देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें भी सेम हमें करना है। एक बार 1 का ट्रांसफ़र किया तो हमें मिला कि टेन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अगर हमने टेन को उधर भेज दिया तो हमें मिल जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 इधर को लिखा है उधर। क्लियर? इसी तरह से इसके भी 2 हमें नए रूप मिल सकते हैं। अब की पहले 1 को उधर भेज देते हैं तो मिलेगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 को उधर रखते हैं, कोट को भेजते हैं तो बनता है
कोसेट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 8। क्लियर। तो ये हमारी सरसमीटाओं को दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इसके आधार पर जो हम प्रश्नावली पढ़ेंगे वो प्रश्नावलियाँ होंगी हमारी 14.1 और 14.2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखकर समझना है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, और साथ ही साथ में त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में पाइथागोरस प्रमेय को जानना है। उस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो हमने बनाई हैं ये त्रिकोणमितीय सरसमीटा, इनको जानना है। फिर जाकर के हम पूरी प्रश्नावली को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। तो इसके लिए आप अपनी वीडियो को अच्छे से देखें और समझें और नोट भी करें।